चलिए तो बात करते हैं हम एटाविज्म की या रिवर्जन की। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के ही एविडेंसेस में एक एविडेंस आता है अपना एटाविज्म से। एटाविज्म का मतलब हुआ कि कई बार क्या होता है, ये देखने में आता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिस पुराने जिन ऑर्गेनिज्म से आगे उनका इवोल्यूशन हुआ है, उनके कुछ कैरेक्टर्स जो इवॉल्व होने पर डिसअपियर हो गए हैं वो वापस से रीअपियर हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ कहलाती है इसी को बोलते हैं रिवर्जन या एटाविज्म। सडन अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स हैं वो फिर से रीअपियर हो जाना, इसी चीज़ को हम बोलते हैं एटाविज्म। तो ह्यूमंस में भी ये सारी चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं, जैसे अपीयरेंस ऑफ डेंस बॉडी हेयर। कई बच्चे जब बॉर्न होते हैं तो बॉर्न होते समय ही और जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं उनके बॉडी हेयर्स काफ़ी थिक और काफ़ी जो कोट होता है हेयर का वो काफ़ी थिक हो जाता है और काफ़ी डेंस हेयर डेवलप हो जाते हैं। और इन्हीं को आप कह सकते हैं कि लायन बेबी या वोल्वेरियन बेबीज़ कहा जाता है। तो ये जो है एक फर, जो डेंस बॉडी हेयर्स का फर यूजुअली ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो पुराने हम जब एप से और उनसे जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी बॉडी पे ये हमको फर देखने को मिलता है। आज भी अगर अपन देखें तो गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये जो हमारे साथ में ही इवॉल्व हुए हैं, हमारे साथ साथ पैरेलल जिनका इवोल्यूशन हुआ है, तो उनमें ये थिक बॉडी हेयर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ह्यूमंस में ये चीज़ नहीं पाई जाती। बट अगर सडनली ये चीज़ किसी बच्चे में देखने को मिल जाती है सिंस बर्थ, तो ये चीज़ कहलाती है रिवर्जन। दैट मीन्स एंसेस्टर्स का जो कैरेक्टर था वो अब हमको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ भी बताती है कि किस तरीके से ह्यूमंस हैं या ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके एंसेस्टर कौन थे और किस तरीके से उनका इवोल्यूशन आगे हुआ है। वहीं अपीयरेंस ऑफ स्मॉल टेल इन न्यूबॉर्न बेबी, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो उनको पीछे एक छोटी सी टेल आ जाती है, अपीयर हो जाती है उनके में। कई बार इस चीज़ को लोग बाग माइथोलॉजी या भगवान से भी रिलेट कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ हमको कई बार देखने को मिलती है और कई बार सुनने को भी मिलती है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्जन और एटाविज्म। इसी के साथ में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल निप्पल्स, कई बार ह्यूमंस में ये चीज़ देखी जाती है कि जो दो निप्पल्स जो होते हैं हमारे मेल्स में तो ये जो वेस्टिजियल होते हैं, लेकिन फीमेल्स में कई बार एक्स्ट्रा निप्पल्स भी आ जाते हैं, और ये भी एक कैरेक्टर है आपका एटाविज्म का जो हमारे पुराने एंसेस्टर्स का है। एनलार्जिंग ऑफ कैनाइन टीथ, कैनाइन टीथ जो होते हैं, क्योंकि हमारी ईटिंग हैबिट्स अब चेंज हो चुकी हैं, डोमेस्टिक ये हम लोगों ने जब से फार्म एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उसके बाद से ये चीज़ें हमारी कैनाइन जो टीथ थे, जो आप कहें कि कार्निवोरस एनिमल्स में जो देखी जाती है, जहाँ पे एनलार्ज्ड कैनाइन टीथ देखे जाते हैं ताकि हम फ्लैश को टीयर कर सकें, तो उनका प्रोमिनेंटली बढ़ जाना, ये चीज़ भी आपकी एक एटाविज्म का कैरेक्टर है, रिवर्जन का साइन है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको एटाविज्म में देखने को मिल जाती हैं, और ये यूजुअली नॉर्मली हम लोगों को सुनने में भी मिल जाती हैं, जैसे कि छोटे बेबी में छोटी सी टेल आ जाना, ये बाय बर्थ ही हो जाती है। रिडिमिनेंट गिल स्लिट्स का बन जाना, आप वहाँ पे देख पा रहे हैं कि फीमेल्स में ये कई सारे निप्पल्स का आ जाना, थिक बॉडी हेयर का आ जाना, कैनाइन टीथ का आ जाना। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एटाविज्म, जिसका मतलब हुआ कि जो एंसेस्ट्रल में जो कैरेक्टर्स थे, जो हमारे पूर्वजों में हुआ करते थे, जहाँ से हमारा इवोल्यूशन चालू हुआ, तो उनके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमारे एंसेस्टर्स हुए, उनके कई बार कैरेक्टर्स आने वाली प्रोजेनी में वो चीज़ देखने को मिल जाती है। और जहाँ पे हम लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ा है वहाँ पे हम इस चीज़ को आराम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोई कैरेक्टर पर्टिकुलर जीन पे आ गया हो और उसने अपने आप को व्यक्त कर दिया हो, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं, जैसे हमने बात करी वेस्टिजियल ऑर्गन्स की, तो हमारे ही बॉडी के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इवोल्यूशन के साथ साथ जिनकी उपयोगिता कम होती चली गई है। दैट मीन्स उनका अब बॉडी में उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता।
पहले जब कंडीशंस दूसरी थी, दूसरे एनवायरमेंटल जिस एनवायरनमेंट में हम रहते थे उसमें उस चीज़ की आवश्यकता थी, लेकिन अब वो धीरे 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 क्या हुआ है, उसकी आवश्यकता वैसे वैसे कम होती गई है और नेचर ने अपने आप में सिलेक्ट करते हुए उन चीज़ों को रिडिमिनेंट बना दिया है। मतलब अब वो उतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं है, तो उसके कारण उनका शेप या साइज़ या उनका फंक्शन कम हो गया है या ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया है। तो ऐसे ऑर्गन कहलाते हैं आपके वेस्टिजियल ऑर्गन। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो है आपके पिन्ना की मसल। आपने ईयर पिन्ना की बात करी थी, हमने कई बार बात करी है इस चीज़ की कि जो हमारे कान की जो मसल्स होती हैं ऑरिकुलर मसल्स, तो वो हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, क्योंकि ये जो पिन्ना को मूव करवाने का जो काम होता था, जो हम अभी भी दूसरे एनिमल्स में, दूसरे मैमल्स में, दूसरे वर्टिब्रेट्स में देखते हैं कि जब भी कोई साउंड आती है, कोई ख़तरा आता है या अनवांटेड साउंड उनको सुनने को मिलती है, तो वो अपने ईयर के पिन्ना को उस तरफ घुमाते हैं ताकि साउंड का वो जजमेंट ले सकें और उसके आधार पे ये डिसाइड कर सकें कि अगर कोई ख़तरा है या कोई चीज़ ऐसी है जो इससे उनको नुकसान हो सकता है, तो उसको वो सही सही उसकी दूरी और वो किस तरफ से आ रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो बचने के लिए कोई स्टेप्स ले सके। तो इस चीज़ के लिए वो ईयर पिन्ना को मूव करते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये मसल्स तो पाई जाती हैं, लेकिन हम इन मसल्स का उपयोग नहीं कर पाते। तो ये चीज़ जो है, ये है हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन। इसी के साथ में और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सो सबसे पहले डेफिनेशन, द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन रिड्यूस फॉर्म एंड डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन इन द बॉडी, जो रिड्यूस फॉर्म में मौजूद हैं और कोई भी फंक्शन बॉडी में नहीं करते, बट आर फंक्शनल इन रिलेटेड एनिमल्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। और जो हम लोगों ने बात करी कि रिलेटेड जो एनिमल्स हैं, मतलब दूसरे मैमल्स में हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और इन ऑर्गन्स को हमको इनकी उपयोगिता समझ में आती है। तो जो हमने बात करी एग्जाम्पल्स की, प्रेजेंस ऑफ पेल्विक गिर्डल इन व्हेल्स एंड पाइथन बोआ। जो पेल्विक गिर्डल होता है, आप लोगों को सभी को पता होगा, जो पेल्विक गिर्डल होता है उसमें हमारी जो फीमर बोन होती है वो जाके अटैच होती है। लेकिन जो स्नेक्स होते हैं या जो व्हेल होती हैं, उनके अंदर जो हाइंड लिम्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि वो उनकी बॉडी में उनको मूव करने में तकलीफ देते हैं। तो वो सारी चीज़ें अब उनकी रिडिमिनेंटरी हो गई हैं, मतलब उनकी मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी व्हेल्स और पाइथन बोआ में ये पेल्विक गिर्डल हमको देखने को मिलता है, जो ये चीज़ बताता है कि पहले किसी समय में इन जानवरों के पास भी, या इनके जो एंसेस्टर्स होते थे उनके पास में भी हाइंड लिम्स हुआ करते थे। द रुडिमेंट ऑफ द हाइंड लिम्स ऑफ पाइथन एंड ग्रीनलैंड व्हेल, जो अभी हम लोगों ने बात करी कि पेल्विक गिर्डल वहाँ पे मिल रहा है और उनके पास में हाइंड लिम्स पहले कभी हुआ करते थे, और जो आज की कंडीशन में क्या हो गए हैं, रुडिमेंट हो गए हैं, मतलब अब उनकी उपयोगिता खत्म हो गई है। तो उनके कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर वहाँ पे आज भी इनके अंदर हमको देखने को मिल जाते हैं, ग्रीनलैंड व्हेल्स में, पाइथन में, बोआ में। तो ये चीज़ क्या है, एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। रिडिमिनेंट्स ऑफ बॉडी हेयर इन व्हेल, व्हेल के ऊपर बॉडी हेयर का होना। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी होने के कारण, और उनकी बॉडी कैसी होना चाहिए, स्मूथ, लेकिन उनके ऊपर भी ये हेयर्स होते हैं और वो चीज़ उनको तकलीफ दे सकती है, स्विमिंग में उनकी स्पीड को स्लो कर सकती है। लेकिन उनकी बॉडी के ऊपर आज भी रिडिमिनेंट, मतलब कुछ हल्के हल्के से हेयर्स हमको अभी भी देखने को मिलते हैं। अगर हेयर्स की ही बात करें तो हमारी बॉडी पे, ह्यूमन की बॉडीज पे भी अभी भी हमको हेयर्स देखने को मिलते हैं, हालांकि इनकी उपयोगिता उतनी ज़्यादा अब रही नहीं है। हम सभी को पता है कि ये जो कोट होती है ये यूजुअली हमको ठंड से बचाव करने के लिए काम आती है। जो हेयर होते हैं, बॉडी हेयर होते हैं, वो ठंड एक कोटिंग का काम करते हैं ताकि एक इंसुलेशन मिल जाए और जो टेम्परेचर है उससे हमारी बॉडी को सेफगार्ड करते हैं। लेकिन हमारे ह्यूमंस के अंदर वो थिक लेयर ना होके अब थोड़े से ही कुछ हेयर बचे हुए हैं। तो ये भी जो हैं वो भी वेस्टिजियल ही, हमारी बॉडी के अंदर ये भी एक वेस्टिजियल चीज़ ही है। नॉन फंक्शनल विंग्स इन ऑस्ट्रिच, ईमू, क्रॉस कैसोवेरी, कीवी, डोडो, इन सभी ऑर्गेनिजम्स में, इन सभी एनिमल्स में, ऑस्ट्रिच, ईमू, इनको तो आप लोगों ने चिड़ियाघरों में भी देखा होगा
कि ऑस्ट्रिच, और ऑस्ट्रिच तो सबसे फेमस है, हम सभी को पता है कि ये जो ऑस्ट्रिच होते हैं इनका विंग्स तो होते हैं और ये काफ़ी अच्छे रनर होते हैं, लेकिन ये उड़ नहीं पाते, लेकिन इसके बाद में भी इनके विंग्स मौजूद हैं। दैट मीन्स जिनसे इनका इवोल्यूशन हुआ है, इनके जो एंसेस्टर हुए हैं, उन एंसेस्टर्स में ये विंग्स कभी ना कभी पाए जाते थे और शायद उनका उड़ने में, फ्लाइट के लिए वो हेल्पफुल भी थे। अब ह्यूमन बॉडीज़ की बात करें अगर हम, तो निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन आप लोगों ने आंखों में देखा होगा, आंखों की साइड में जो होती है एक मेम्ब्रेन टाइप, एक गुलाबी गुलाबी सा हमको आंख के वाइट पोर्शन को, स्क्लेरा को कवर करता हुआ एक वाइट पोर्शन, एक मेम्ब्रेन जैसी दिखती है। अब वो दूसरे एनिमल्स में क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें ये चीज़ निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन जो है वो एक कवरिंग का काम करती है आंख के ऊपर, मतलब दैट इज़ द थर्ड आईलिड, वो थर्ड आईलिड कहलाती है वहाँ पे। और वो जब पानी में होते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट सी कवरिंग होती है और वो उनकी आंखों को कवर करके रखती है ताकि पानी से उनका नुकसान कुछ ना हो। लेकिन इसके रिडिमिनेंट मतलब थोड़ी सी ये चीज़ हमको हमारी आंखों में भी देखने को मिलती है, और ये चीज़ ये दर्शाती है कि जो ह्यूमंस हैं उनकी भी उत्पत्ति या उनका भी इवोल्यूशन जो हुआ है वो पानी के अंदर से ही आगे ह्यूमंस भी आए हैं, वहीं से हमारा जो इवोल्यूशन है वहीं से शुरू हुआ है। मसल्स ऑफ पिन्ना जिसकी हमने बात करी थी, ऑरिकुलर मसल्स की, कि पिन्ना के अंदर आपके ये जो कान है, कान में ऑरिकुलर मसल्स होती हैं जो वेस्टिजियल हैं, आज के समय में वेस्टिजियल हैं। दूसरे एनिमल्स में, दूसरे मैमल्स में हम देखते हैं, घोड़े में, गाय में, हिरणों में, तो ये चीज़ें हमको दिखती हैं कि जो वो पिन्ना है उनको मूव कर पाते हैं, और वो किसके कारण कर पाते हैं, ऑरिकुलर मसल्स के द्वारा। लेकिन ह्यूमंस में भी ये ऑरिकुलर मसल्स हैं, लेकिन वो क्या है, वेस्टिजियल, क्योंकि हम हमारे ईयर पिन्ना को मूव नहीं करवा पाते। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड कॉकेक्स। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आप सभी को पता होगा कि ये हमारे इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है वहाँ पे मिलता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और ये यूजुअली अभी जो माना जाता है कि ये हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो किसी ज़माने में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के काम में आता था, लेकिन आज इसका हमारी बॉडी के अंदर कोई भी काम नहीं है। कॉकेक्स हम जानते ही हैं कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसका जो लास्ट का हिस्सा होता है जहाँ से यूजुअली टेल बोन शुरू होती है, तो ये जो हिस्सा है ये भी हमारे अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन का ही काम कर रहा है। कैनाइन टीथ, जो कैनाइन टीथ हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स अब इस तरह की हो चुकी हैं कि जो हमारे कैनाइन्स हैं वो उतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आज भी हमारे अंदर, बॉडी के अंदर कैनाइन टीथ मिलते हैं। थर्ड मोलर जिनको हम विजडम टूथ बोलते हैं, जो लास्ट में हमारे होते हैं, जिसको आप कई बार विजडम टूथ या अकल दाढ़ भी बोलते हैं हिंदी में, तो ये यूजुअली हम ह्यूमंस में इसकी अपीयरेंस, मतलब ये उगती ही जो है वो लेट कभी उगती है, कईयों में तो उगती भी नहीं है, और क्योंकि हमारी बुक्कल कैविटी जो है, ये जो हमारी कैविटी है, मुंह के अंदर का जो कैविटी है, ये धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है, हमारा मुंह अब उतना बड़ा नहीं है, और उसके कारण ये जो टीथ होते हैं, विजडम टीथ होते हैं, मोलर्स जो होते हैं, अब इनकी उतनी ज़्यादा उपयोगिता रह नहीं गई है, क्योंकि अब बुक्कल कैविटी ही उतनी बड़ी नहीं है, और इतना ज़्यादा मास्टिकेशन, क्योंकि हम कच्चा खाना अब नहीं खाते, तो इतना ज़्यादा मास्टिकेशन हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसके कारण जो मोलर्स हैं वो अब उतने ज़्यादा उपयोगी रहे नहीं हैं। तो ये जो विजडम टूथ हैं ये पाए तो जाते हैं, लेकिन इनका उपयोग कुछ भी नहीं है। एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन ये आप कह सकते हैं कि ये हमारे अंदर पाए जा रहे हैं, और धीरे धीरे हो सकता है ये गायब भी हो जाए। और ये जो विजडम टूथ हैं ये कई बार हमारे जो बाय बर्थ, या आप कह लें कि जब मिल्क टीथ टूट जाते हैं उसके बाद भी ये चीज़ें कई बार अपीयर नहीं होती हैं, और काफ़ी एज में, कई बार आप कह लें एडल्टहुड आने के बाद में, या आप लाइफ लॉन्ग ही कई बार ये चीज़ें हमको देखने को मिलती ही नहीं है। कई ह्यूमंस में ये चीज़ उगती ही नहीं है, थर्ड मोलर्स जो हैं वो अपीयर ही नहीं हो पाते। सो दीज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आपका वेस्टिजियल ऑर्गन्स। और ये सारे जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, सॉरी जितने भी ये वेस्टिजियल ऑर्गन हैं, ये बताते हैं कि भाई किसी समय एंसेस्टर्स में हम जिनसे इवॉल्व हुए हैं
उनके अंदर ये ऑर्गन्स भी पाए जाते थे और ये उस समय पे फंक्शनल हुआ करते थे। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी विजडम टूथ की, कि जब बुक्कल कैविटी बड़ी थी, खाने को ज़्यादा मैस्टिकेट चबाना पड़ता था, तो उस समय पे ये उपयोग में आते थे। वहीं बॉडी हेयर की हम लोगों ने बात करी कि बॉडी पे जो हमारे हेयर आते हैं वो आज के समय में तो वेस्टिजियल हैं, पर किसी समय पे हम समझ सकते हैं कि ये हमको टेम्परेचर से बचाने का काम करते थे। निपल्स इन मेल्स, अब अगर हम बात करें मेल और फीमेल्स की, तो मेल्स में जो निपल्स पाए जाते हैं दीज आर ऑल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन, क्योंकि इनका कोई भी उपयोग पूरी लाइफ लॉन्ग में आप समझ सकते हैं कि इनका कुछ भी उपयोग नहीं होता। डेफिनेटली फीमेल्स में तो मेमोरी ग्लैंड है और बच्चों को उनको मिल्क फीड करवाना है, तो वो चीज़ वहाँ पे तो काम आती है, लेकिन मेल्स में इनका अभी तक पाए जाना ये चीज़ बताती है कि ये वेस्टिजियल है और इनका उपयोग एट प्रेजेंट कुछ भी नहीं है। सेगमेंटेड मसल्स ऑफ एब्डोमेन, ये एक और चीज़ है जो है कि हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स जिनको आप 6 पैक्स और 8 पैक्स बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो वेस्टिजियल मसल्स। सेगमेंटेड जो ये एब्डोमेन की मसल्स होती हैं, इनका भी उस तरह का अब उपयोग रहा नहीं है। सो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो वेस्टिजियल हैं, और इसके अलावा भी कई सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स का काम करते हैं, जो ये चीज़ बता रहे हैं कि हमारी जो इवोल्यूशन हुआ है वो हमारे एंसेस्टर्स में ये सारी चीज़ें पहले पाई जाती थी। सो कॉर्डल वर्टिब्रा जो हमने कॉकिक्स की बात करी, सेगमेंटल मसल्स, 6 पैक्स 8 पैक्स जो आप लोग बनाते रहते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली में वेस्टिजियल मसल्स हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो किसी समय पे शायद सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के काम में आता था, क्योंकि उन एनिमल्स में जिनमें जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं उनका ये हिस्सा काफ़ी ज़्यादा डेवलप रहता है। निपल्स इन मेल्स, मोलर विजडम टूथ जिसकी हम लोगों ने बात कर ली, बॉडी हेयर जो हुए आपके, निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये आँखों के साइड में एक मेम्ब्रेन हमको अभी भी पाई जाती है, जो आप यूजुअली इजीली अपने मिरर में ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है वो सिमिलर है आपके उन एनिमल्स की या उन एक्वेटिक एनिमल्स की जिनके अंदर ये एज अ थर्ड आईलेट का काम करती है। वहीं ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पिन्ना, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, जो ये चीज़ बताते हैं कि किस तरीके से जो इवोल्यूशन है वो एक जर्नी है, और धीरे 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 इवोल्यूशन निरंतर ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती ही जा रही है। एक ऑर्गेनिज्म बेटर ऑर्गेनिज्म बनने की तरफ बढ़ता चला जाता है, और आगे आने वाले समय में उसमें इस तरह के मॉडिफिकेशंस होते जाते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट से ज़्यादा अच्छे से अडाप्ट कर पाए। और अगर कोई सी चीज़ ऐसी आ जाती है जिसमें वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता या उसके हिसाब से अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, तो वो धीरे धीरे वो प्रोजेनी या ये कहें कि वो स्पीशीज़ जो है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाती है या नष्ट हो जाती है। अब बात करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में जिसमें हमारे आ गए एमिनो एसिड, जीन्स और ये सारी चीज़ें, तो उसी में सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लूज टू कॉमन एंसेस्ट्री। तो जो अभी हम लोगों ने बात करी कि कई सारे एमिनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कई सारे हमारे एंजाइम्स होते हैं जो हमको वास्ट ऑर्गेनिजम्स में, मतलब अलग अलग काइंड के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें हमको वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन रहता है वो कई सारे वर्टिब्रेट्स में हमको सेम थायरॉक्सिन हार्मोन देखने को मिलता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन ही है जो आपके, अगर हम टेडपोल को अगर थायरॉक्सिन हार्मोन दें तो जो टेडपोल है उसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, मतलब वो फ्रॉग में कन्वर्ट होने की उसकी जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है वो चीज़ शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ ये बताती है कि जो कई तरह के जो जीन्स होते हैं या अपने एमिनो एसिड्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स में मिलती हैं, अलग अलग स्पीशीज़ में हमको देखने को मिलती हैं। और ये एक एग्जाम्पल है हमारा बायोकेमिस्ट्री से, जो ये बताता है कि जो स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे से या उनके कॉमन एंसेस्टर्स हुआ करते थे, इसी के कारण ये जीन्स या ये हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें हमको कई वास्ट ऑर्गेनिजम्स में
देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिंग लिंक्स की। सो कनेक्टिंग लिंक्स मतलब अभी हम लोगों ने बात करी कि जो गॉरिल्ला हुए, चिंपांजी हुए, ह्यूमंस हुए, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, या ये इनके जो एंसेस्टर्स थे वो एक ही थे, और वहाँ से ये बाइफर्केट होके कुछ गॉरिल्ला बन गए, कुछ चिंपैंजी बन गए, कुछ ओरेंगुटान बन गए, और कुछ हमारे ह्यूमंस बन गए। तो जब हम ये एंसेस्ट्री को देखते हैं और ये चीज़ पाते हैं कि कोई एक कॉमन ऐसा चीज़ थी जहाँ से ये दो हिस्सों में डिवाइड होते हुए चले गए, तो वो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हुआ जिसमें दोनों के कैरेक्टर पाए जाएं, वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है कनेक्टिंग लिंक। जो प्रेजेंट डे के दो स्पीशीज़ को, दो अलग अलग स्पीशीज़ को ये बताता है कि वो पीछे जाके अगर एंसेस्टर्स की उनकी बात करें तो उन दोनों स्पीशीज़ को कोई एक कॉमन एंसेस्टर हमको देखने को मिलता है। मतलब ये वहाँ से रेडिएट हुए हैं। अगर आप सिंगल लाइन लें, अगर आप रास्ता लें, एक नॉर्मल सी एक रोड लें, तो रोड जैसे बाइफर्केट हो जाती है और दो अलग अलग रास्तों में बढ़ जाती है, तो वो दो रास्ते अगर आप पीछे लेके जाएं तो वो एक कॉमन रोड से मिल रहा हो। तो ये जो कॉमन रोड वाली चीज़ हुई, यही चीज़ कहलाती है हमारी कनेक्टिंग लिंक। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जो डायनासोर्स हैं उसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक थी। उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, आर्चियोपेट्रिक्स, शायद आप लोगों को याद होगा। तो वो एक कनेक्टिंग लिंक थी हमारे रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की। मतलब जो हमारे रेप्टाइल्स थे वो किस तरीके से बर्ड्स में कन्वर्ट हुए और फिर उसके बाद में बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ। तो ये चीज़ें कहलाती हैं हमारी कनेक्टिंग लिंक। अब इन्हीं कनेक्टिंग लिंक्स के हम थोड़े से और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। उसके पहले हम पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। possesses कैरेक्टर्स ऑफ टू सेपरेट ग्रुप्स, जो हम लोगों ने अभी बात करी कि दो सेपरेट जो ग्रुप्स होते हैं उन दोनों के ही कैरेक्टर्स इसमें हमको देखने को मिलते हैं। प्रूव्स दैट मेंबर्स ऑफ हायर ग्रुप्स हैव इवॉल्व फ्रॉम द लोअर ग्रुप्स। और ये चीज़ ये बताती है, जो कनेक्टिंग लिंक है, यही चीज़ बताती है कि जो लोअर ग्रुप्स के एनिमल्स हैं वहाँ से धीरे धीरे हायर ग्रुप्स के एनिमल्स इवॉल्व होते हुए चले गए हैं। अब इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यूग्लिना हुआ आपका कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यूग्लिना में हमको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। जहाँ एनिमल्स के कैरेक्टर में आ जाएगा कि इंजेस्ट फूड इन एब्सेंस ऑफ लाइट, जब लाइट की प्रेजेंस नहीं होती है तो यूग्लिना अपने आसपास से फूड को इंजेस्ट कर लेता है, मतलब अंदर ले लेता है, एंड दिस इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वहीं जब लाइट की प्रेजेंस होती है तो सिंथेसाइज फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब दैट मीन्स वो अपना खाना खुद बनाने लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रोटेरोस्पोंजिया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आपका प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा का स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर इज सेम एज कॉलर सेल्स ऑफ स्पॉन्ज, एंड वहीं प्रोटोजोआ का यूनिसेल्युलर कोलोनियल प्रोटोजोआ। नियोपिलियाना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। मोलस्का के जो कैरेक्टर है उसमें आ जाता है आपका बॉडी इज कवर्ड विथ मेंटल एंड शेल फ्लैशी फुट। वहीं एनिलिडा का प्रेजेंस ऑफ गिल्स, रिपीटेड सेगमेंटेड विसरल ऑर्गन्स एंड जुवेनाइल स्टेज इज सेम एज ट्रोकोफोरा लार्वा। पेरिपेटस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। Prototheria, these are egg-laying mammals and also called as monotremata. These are the connecting link between mammals and reptile. तो mammals के जो हम कैरेक्टर देखें तो बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर्स, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, मतलब मैमरी ग्लैंड्स का मतलब इनमें मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स जो हैं वो पाई जाती हैं। वहीं रेप्टाइल का कैरेक्टर क्या हो गया, शेल्ड एग्स, मतलब ये एग लेइंग एनिमल्स हैं। जो आर्चियोपेट्रिक्स की जिसकी हम लोगों ने बात करी थी जुरासिक पीरियड में, ये कनेक्टिंग लिंक था हमारा रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। रेप्टाइल्स का है लॉन्ग टेल विथ मैनी वर्टिब्रेट बीक विथ टीथ एंड फोर लिम्ब। वहीं बर्ड्स के कैरेक्टर में आ गए आपके बीक्स एंड विंग्स विथ क्लॉज। साइमोयूरिया, present in Permian
पीरियड, ये है कनेक्टिंग लिंक आपका एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में। शॉर्ट एंड स्टबी लिम्स एंड लेटरल लिम्ब सिस्टम, ये हो गया आपका एम्फीबिया का कैरेक्टर, वहीं रेप्टिलिया का लिजार्ड लाइक बॉडी, टिपिकल पेंटास्टाइल लिम्ब, 2 सर्वाइकल वर्टिब्रेट एंड मॉडिफाइड एट एटलस एंड एक्सिस। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फिशेस एंड एम्फीबियन का हो गया इक्थियोस्टेगा। ये इस्थियोस्टेगा जो है वॉज प्रेजेंट इन लेट डेवोनियन पीरियड, जो डेवोनियन पीरियड था उसमें पाया जाता था। तो जो एम्फीबियंस थे वहाँ से वापस से कुछ एम्फीबियंस जो हैं वो सी की तरफ चले गए, मतलब उन्होंने वापस से अपनी जो हैबिटेट थी उसको वाटर फिर से अडेप्ट कर लिया, और उसी चीज़ का एग्जाम्पल है हमारा इक्थियोस्टेगा। वहीं से फिशेस वगैरह का डेवलपमेंट हुआ। तो इसमें जो फिशेस और एम्फीबियन दोनों के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे एम्फीबियन का वेब्ड फुट एंड फिशेस का मस्कुलर फुट विथ टेल फिन। चलिए तो बात कर लेते हैं हम एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी मतलब अर्थ के ऊपर किस तरीके से हमारी जो स्पीशीज़ हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी, और स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ इज बायोजियोग्राफी। मतलब किस तरीके से जो हमारे एनिमल्स प्लांट्स हैं अलग अलग तरीके के, हम सभी को पता है कि जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे किस तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं, जो हमारा डेजर्ट रीजन है वहाँ पे किस तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्रीनलैंड्स की, इक्वेटर्स की, तो वहाँ किस तरीके का एनवायरनमेंट है, वहाँ किस तरीके के हमको एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, वो कहलाता है हमारा बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हम सभी को पता है कि जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, रियल्म्स जिसको बोलते हैं, सबसे पहले जो पेलेजोइक इरा था, पेलेजोइक इरा में जो पृथ्वी थी वो हमारी एक पूरी ही जुड़ी हुई थी, या हम कहें जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो जुड़े हुए थे। यही हम लोग मानते हैं कि वो सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे। आज भी अगर हम मैप्स देखें, अपना अर्थ का जो मैप देखें और उसके अलग अलग हिस्सों को अगर हम जोड़ना चाहें, तो हमको ये चीज़ समझ में आती है कि ये जो पूरा लैंड मास है वो पहले कभी ना कभी किसी न किसी समय पे एक ही हुआ करता था। धीरे धीरे कुछ पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिसके कारण जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट होते चले गए, अलग अलग होते चले गए और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बंटते चले गए। अब जब ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बंटना शुरू हुए या बंटते चले गए, तो उन्हीं के साथ में वहाँ का जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो स्पीशीज़ थी, जो प्लांट्स थे, जो एनिमल्स थे, वो धीरे धीरे एक दूसरे से सेपरेट होते चले गए। अब जैसे जैसे ये पृथ्वी में अलग अलग दिशाओं में मूव करें, वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ के क्लाइमेट के कारण उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें वेरिएशंस आती गई, और वो नेचर के कारण नेचर ने उनको सिलेक्ट किया और वो वहाँ पे पनपने लगे। और इनमें जो थी इंटरब्रीडिंग, जो पहले पेंजिया था जो एक ही क्लस्टर हुआ करता था, तो वहाँ पे इंटरब्रीडिंग की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल थी। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे ये चीज़ अलग हो गई, जोग्राफिकल ये लोग एक दूसरे से अलग होते चले गए, कॉन्टिनेंट्स अलग होते चले गए, बीच में सी आ गए, तो बैरियर बन गए, जिसके कारण जो इंटरब्रीडिंग थी वो चीज़ हैम्पर हो गई, या आप कहें कि वो रुक गई। तो वहाँ पे स्पीशीज़ का अलग अलग उत्पत्ति हुई, तो उनके कॉमन एंसेस्टर्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे देखा जाए अलग अलग हिस्सों में, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से या वहाँ के उस समय के हिसाब से उस तरीके से हुआ, भले ही वो अपन प्लांट्स लें या एनिमल्स लें। तो उसी के हमने एग्जांपल्स भी देखे थे जब हमने रेडिएटिंग एवोल्यूशन देखा था, कि किस तरीके से अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में जब ऑर्गेनिज्म पहुंच जाते हैं तो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपने आप को ढालते हैं। कुछ वेरिएशंस स्पीशीज़ में होते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं, और जो वेरिएशंस फ़ायदेमंद होते हैं वही इंटरब्रीड कर पाते हैं, उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, और वो वेरिएशन उस पॉपुलेशन में सस्टेन कर जाते हैं, और इसी तरीके से एक नई स्पीशीज़ का उत्पत्ति हो जाती है। तो एक पुरानी स्पीशीज़ से नए स्पीशीज़ का इवोल्यूशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही देखी हैं। जैसे हमारे मार्सुपियल्स थे, वो मार्सुपियल्स जो एशियन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे तो नहीं पाए जाते, लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उनके सर्वाइव करने की कंडीशन ज़्यादा अच्छी थी और उनके कोई भी आप कहें कि उनके शिकारी वहाँ पे पाए नहीं जाते थे,
तो इसलिए वो वहाँ पे डेवलप प्रॉपरली, जो मार्सुपियल्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में तो डेवलप हुए, लेकिन वो हमारे एशिया या यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में हमको देखने को नहीं मिलते। सो ये सारे एविडेंसेस जो हैं अलग अलग हमको कॉन्टिनेंट से, अलग अलग ज्योग्राफी में हमको ये चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पे किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, किस तरीके के पेड़ पौधे मिलते हैं, और उनका अलग अलग कॉन्टिनेंट में पाए जाने इन ऑर्गेनिजम्स की एक दूसरे में जो सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं इवोल्यूशनरी लेवल पे, वो चीज़ बताती है कि किस तरीके से बायोजियोग्राफी ने किस तरीके से इस चीज़ के ऊपर असर डाला। तो जो हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं एल्बर्ट रसल वॉलेस, एल्बर्ट रसल वॉलेस ने जो पूरी पृथ्वी है, जो हमारा टेरेस्ट्रियल पार्ट है, उस पूरी पृथ्वी को अलग अलग बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में बांटा हुआ है। तो हमारा नॉर्थ अमेरिका का जो रीजन है वो कहलाता है नियार्कटिक, नियोट्रॉपिकल अपना साउथ अमेरिका का, इथोपियन हमारा अफ्रीका, पहला आर्कटिक यूरोप, ओरिएंटल एशिया एंड ऑस्ट्रेलियन, जिसकी हमने बात करी कि जहाँ पे हमारे मर्सुपियल्स एनिमल्स पाए जाते हैं, वो हो गया हमारा ऑस्ट्रेलियन रीजन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग रीजन्स जो हैं वो अर्थ के ऊपर किस तरीके से है, कौन सा हिस्सा कहाँ पे फिट होता था। यहाँ पे आगे आपका ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे अलग अलग तरह के हमको फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलते हैं। वहीं अब ये जो स्पीशीज़ हम देख रहे हैं, ये सारी स्पीशीज़ जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ हमको बताती हैं कि इनके भी जो एंसेस्टर थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड थे। So these are the examples of biogeography.